हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। तो प्रीवियस लेक्चर में हम वीबीटी का जो हमने पढ़े थे उसमें हमने वीबीटी के कुछ इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था कि वीबीटी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है किसी कंपाउंड के बारे में, और उससे हम कैसे कंपाउंड की ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनर्वितरण का, कि इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण कैसे होगा। तो उसको हम प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार डिस्कस कर चुके थे, बट एक बार अब हमें वीबीटी को क्या करना है, एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करना है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको हम वन बाय वन पहले 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स पे, देन 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स पे अप्लाई करके देखेंगे। तो इसको अप्लाई करने से पहले आपको एक बार के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी आपको उसकी क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। तो उसको हम यहाँ पे एक बार अगेन डिस्कस कर रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे करेंगे वीबीटी में। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपको क्या देखना है कि कंपाउंड, सबसे पहले तो ये देखना है कि कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 4D सीरीज का है या 3D सीरीज का है। अगर 4D सीरीज या 5D का है, 4D और 5D का है, तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना ही कराना है, चाहे लिगैंड कैसा भी हो। और अगर 3D सीरीज का कंपाउंड, तो आपको क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है या नहीं कराना है, ये आपको देखना है किसके द्वारा, कि उस कंपाउंड में लिगैंड कौन से प्रेजेंट है। और लिगैंड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है आपका या फिर आपका वीक लिगैंड। और हमने ये कहा था कि कोई भी हैलाइड हो, फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, और साथ में कुछ एग्जांपल्स में H2 को छोड़कर हम जो है जितने भी आपके लिगैंड है उनको क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग। कि आपका फ्लोराइडो हो, क्लोराइडो हो, ब्रोमाइडो हो या आयोडाइडो हो या कुछ केस में H2, इनको छोड़ के हम सभी लिगैंड को क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड मानते हैं। और इनके अलावा कोई भी लिगैंड होगा तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, और अगर ये होंगे तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे। तो पहले तो ये डिसाइड हो गया कि कब रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है और कब नहीं कराना है, पहले हम वो चेक करेंगे। अब बात आती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे तो कैसे कराएं। तो अगर आपको नहीं कराना है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक बार के लिए, तो आप जैसा भी विन्यास आपका आयन का आया है, कि जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हम देखेंगे कि पहले हम क्या लिखते हैं, एटम का न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, देन हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम जो आयन हमें मिला है +2 आयन या +3 आयन, उसका विन्यास लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन उसमें कराना है या नहीं कराना है। तो अगर नहीं कराना है तो जैसा भी उस आयन का विन्यास रहा, आप उसको वैसे का वैसा रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पेयरिंग कुछ नहीं करानी है। लेकिन अगर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है तो हम कैसे कराएंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का हमारा, पहले तो आप ये समझिए कि हमें कराना क्यों पड़ रहा है, क्या मकसद। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो आप यहाँ पे कराएंगे उसका मेन रीजन है, मेन मोटिव है आपका, कि आपको इनर डी ऑर्बिटल खाली मिल जाए संकरण के लिए। कि आप देखते हैं कि 3D ऑर्बिटल होता है, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p और उसके बाद 4d, 4s 4p आपका, और फिर आप 5 मेंबर जो है आपके यहाँ पे 4d के ऑर्बिटल होंगे 5। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कराने का हमारा मकसद यही है कि आपका जो इनर डी ऑर्बिटल है उसमें से हमें कुछ ऑर्बिटल संकरण के लिए वैकेंट मिल जाए। कि अगर आपका 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है तो आपको क्या चाहिए, DsP2 संकरण के लिए एक डी ऑर्बिटल खाली चाहिए।
और आपका अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 6 कोऑर्डिनेटेड है तो आपको D2sp3 संकरण के लिए 2 d ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। तो आपको ये देखना है वहाँ पे कि वैकेंट ऑर्बिटल पॉसिबल हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप उनको अवेलेबल कराइए संकरण के लिए। कैसे? रिडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। और अगर फिर भी नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी नहीं है, तो फिर आप आउटर डी ऑर्बिटल को संकरण में काम में लीजिए, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो संकरण की। जैसे sp3 होगा तो उसमें आपको आउटर डी ऑर्बिटल की भी ज़रूरत नहीं होगी, बट उसमें आपका इनर डी ऑर्बिटल काम में नहीं आ सकता, आपको अदर ऑर्बिटल्स ही काम में संकरण में लेने पड़ेंगे। तो अगर आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना ही पड़ रहा है तो आपको ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो आप एक बार के लिए, जैसे हम 6 के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन को आप ये समझ लीजिए एक तरह से कि हमें क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करानी है इलेक्ट्रॉन्स की हमें, कि जितने जो भी हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं आयंस में उनको हमें क्या कराना है, पेयर्ड कराना है। तो आप क्या कर दीजिए कि जो भी है, मान लीजिए आपका विन्यास क्या है, 3D 5 है या 6 है, 5 मान लीजिए आप। अगर 3 तक है जब तो आपको पेयरिंग कराने की भी नीड नहीं है। अगर 3D 3 तक है आपका विन्यास तो आपको वैसे ही 2 वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, जैसा आप वैसा ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके 3 से ज़्यादा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आपको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए उसके बेस पे आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा। मान लीजिए D5 का एग्जाम्पल हम एक बार ले रहे हैं यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि अगर हम सिंपल D5 विन्यास वाले जो भी आपका है मेटल या आयन, उसका विन्यास लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, फिर उसकी हम पेयरिंग करते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जब रूल्स पढ़ते हैं, हुंड रूल, पावली रूल वगैरह, तब हम पढ़ते हैं कि सभी समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम उन नियम्स को क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, उनको हम फॉलो नहीं करते हैं जब हम क्या करा रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। कि रिडिस्ट्रीब्यूशन में हमारा हुंड का नियम फॉलो नहीं हो पाता है कि उसके अकॉर्डिंग तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, बट अभी हम जब रिडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे तो हम पहले से ही स्टार्ट क्या कर देते हैं, पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो कब रहता है D5 का, जब रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है आयनिक स्टेट। अगर आपको इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ रहा है, आपका लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो अब क्या चेंज आएगा विन्यास में, वो देखिए आप कि आप फर्स्ट ऑर्बिटल से क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे इस तरह से। ठीक है, कि आपको कराना तो नहीं चाहिए था, बट आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो आप रख ही नहीं सकते एक ऑर्बिटल में। और यहाँ पे आपका एक अकेला बच गया क्योंकि इसकी पेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। और आपको यहाँ पे 2 ऑर्बिटल क्या मिल गए, वैकेंट मिल गए। तो इस तरह से आप पेयरिंग करा के इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन करा सकते। तो ये तो होगी 5 के लिए। इसी तरह अगर 3D6 विन्यास होता किसी आयन का, अगर D6 विन्यास है तो आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराएंगे, आप जानते हैं कि स्टार्ट से ही पेयरिंग स्टार्ट करा दीजिए आप। इस तरह से D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पुनर्विन्यास होगा। यहाँ भी आपको 2 ऑर्बिटल वैकेंट मिल गए हैं। अगर आयनिक स्टेट में होता तो क्या होना चाहिए था इसका, कि आप कैसे लिखते विन्यास, कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरते, देन आप यहाँ पे पेयरिंग करते। बट रिडिस्ट्रीब्यूशन में आपने स्टार्ट से ही पेयरिंग कर दी, तो 3 ही ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आप रिडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे D6 का। अब आती है D7 की। तो D7 में थोड़ा सा आपको स्लाइटली एक्सेप्शन कह लीजिए, आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। अगर D7 है आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो D7 का मतलब 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपकी पेयर, ये होना चाहिए आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपको अगर इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना तो आप जानते हैं क्या होगी, पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी, तो आप पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करा देंगे।
पेयरिंग होगी तो स्टार्ट से ही 2 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दीजिए। इस तरह से आपकी पेयरिंग होगी। तो आप देख रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी कितने ऑर्बिटल फिल हैं, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल फिल हैं। लास्ट वाले में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। अब बात आती है कि अगर D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और अगर आपकी 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, तब तो आपको एक ही ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए, आपको यहाँ पे मिल गया है। लेकिन अगर आपका कैसा है कंपाउंड 6 कोऑर्डिनेटेड है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एक्सेप्शन वाले कि D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होना तो नहीं चाहिए आपका इनर ऑर्बिटल, काम तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल वैकेंट तो है नहीं। और आप ये तो कर नहीं सकते कि एक इनर ले लें 3D ऑर्बिटल और एक आउटर ले लें। तो हिसाब से तो आपका यहाँ पे D2sp3 संकरण पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम कुछ कंपाउंड देखेंगे कि D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी उनमें D2sp3 संकरण पॉसिबल होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जो D7 में एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है, वो ये माना जाता है कि इन जो भी आपके एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे उनमें ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 3D से जो हायर आपका D ऑर्बिटल है 4D, 4s और 4p तो संकरण में काम में आएंगे, 4D ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ पे एक्साइटेड हो जाएगा 4D ऑर्बिटल। और जब ये यहाँ से एक्साइटेड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या होंगे, 2 वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएंगे और D2sp3 संकरण संभव होगा। इसी तरह D8 अगर विन्यास हो, 3D8 अगर आयन का विन्यास है तो आप पेयरिंग करा दीजिए। और पेयरिंग कराएंगे तो यहाँ हम डायरेक्ट पेयरिंग करा लेते हैं, आयन की हमें नीड नहीं है, आप समझ गए होंगे अब तक। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल वैकेंट है, तो टेट्राहेड्रल में तो आप DsP2 संकरण पॉसिबल है इसमें पुनर्विन्यास के बाद। लेकिन अगर 6 कोऑर्डिनेटेड नंबर है, ऑक्टाहेड्रल है, तो अब कौन से ऑर्बिटल काम आएंगे पुनर्विन्यास, उसमें संकरण में आउटर 4D ऑर्बिटल ही काम में आएंगे, क्योंकि इनर तो आप 2 इलेक्ट्रॉनों को तो कहीं भी एक्साइट एक साथ नहीं कर सकते हैं, इतनी एनर्जी आप कंपाउंड को कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो और एक ऑर्बिटल हम अंदर का काम में ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके 4 कोऑर्डिनेशन है तो D ऑर्बिटल काम में आ जाएगा, लेकिन अगर 6 है तो आपको आउटर D ऑर्बिटल ही काम में लेना पड़ेगा। किसके लिए? D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर D9 का हम देखें तो D9 भी D7 की तरह ही एक्सेप्शन शो करता है, जैसे उसने आपका किसके लिए किया था, 6 कोऑर्डिनेशन के लिए किया था, वैसे D9 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए करेगा। कि देखिए, तो आप D9 भरेंगे तो हम यहीं से पेयरिंग स्टार्ट करा रहे हैं, क्यों आप भी जानते हैं लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये पेयरिंग कराएंगे, पुनर्विन्यास कराएंगे तो भी यही मिलेगा, क्योंकि इनकी तो पेयरिंग वैसे भी रहेगी 4 ऑर्बिटल में, ऑटोमेटिक D9 है। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे वहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन के लिए 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए था आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने जो है हायर 4D ऑर्बिटल में एक्साइट कर दिया था। बट यहाँ पे अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो तो किसी तरह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो आप एक्साइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस केस में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका है D3D ऑर्बिटल में, ये कुछ एग्जाम्पल्स में क्या होगा जो हम डिस्कस करेंगे आगे, कि 4 कोऑर्डिनेशन में ये जो है 3D का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ये कौन से ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाता है, 4p में एक्साइट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको एक इनर D ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा और आपका DsP2 संकरण संभव है। अगर हम वैसे देखें पुनर्विन्यास के रूल के हिसाब से तो वैसे तो संभव नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये एक्साइटेशन के बाद एक D ऑर्बिटल खाली होने के बाद DsP2 संकरण संभव होता है। और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल, जो आपका p ऑर्बिटल है वो खाली होगा, तो वहाँ पे ये एक्साइट हो जाएगा। तो इस तरह से D9 में जो है अगर
टेट्राहेड्रल आपका तो इनर डी ऑर्बिटल काम में आ जाएगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो आपको आउटर डी ऑर्बिटल काम में लेना पड़ेगा। अब D10 की हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि D10 में तो सभी डी ऑर्बिटल फिल रहेंगे, सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उनमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इनर डी ऑर्बिटल आप यूज कर सके संकरण के। तो इस तरह से अब हमने एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आई होप आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैसे कराना है, क्योंकि अभी हम जब आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे 6 कोऑर्डिनेशन के और 4 कोऑर्डिनेशन के, तो हमें सभी में रीडिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। तो उससे पहले ये आपका समझना ज़रूरी था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब हम इसको आप एक बार VBT के पोस्टुलेट्स को अगेन स्टडी कर लीजिए और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन को समझ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको अप्लाई करके देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स पे, जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं हमारे, या सॉरी 4 कोऑर्डिनेशन वाले हैं, उन पे हम इनको अप्लाई करें।